प्रिय स्टूडेंट्स, उर्मिला यादव हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी व्याकरण के वस्तुनिष्ठ प्रश्न करेंगे जो शब्द, पद, वाक्य, पदबंध से संबंधित हैं। अभी परीक्षाएं आपकी आने वाली हैं, विशेषकर कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और खास उन्हीं के लिए तैयार किए हैं। ध्यान से देखिएगा, वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, कोई प्रश्न रह ना जाए। और ये प्रश्न मैं आपको दोबारा से करवा रही हूँ। लाइव क्लासेस हुई थी लेकिन नेटवर्क इश्यू था, उस वजह से थोड़ा क्लियर नहीं हो पाया, तो हम इनको कुछ प्रश्न किए थे हमने, जो सारे जो मैंने बना रखे हैं वो कंप्लीट नहीं किए थे। मैं आपको ये फिर से करवा रही हूँ, जो पहले हो चुके हैं 2-4 प्रश्न उनको भी, और जो आगे होंगे वो भी। इनको आप ध्यान से देखिएगा। और साथ ही आपको पता है, देखिए बेटा, आपको जो आंसर पता है, आप जानते हैं कि ये इसका उत्तर होगा, तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा, ठीक है। अब हम शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक लाइक कर दीजिएगा। उत्पत्ति के आधार पे शब्द के कितने भेद हैं? 2, 3, 5, 1। उत्पत्ति के आधार, देखिए मैं आपको बताना चाहूंगी। उत्पत्ति हमने दे रखा है, या स्रोत या उद्गम, ठीक है। उत्पत्ति कह लो, स्रोत कह लो या उद्गम कह लो। इसके आधार पे शब्द के 5 भेद हैं। कितने भेद हैं? इसके आधार पे शब्द के 5 भेद हैं। कौन कौन से? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर शब्द। अगला प्रश्न आता है, बनावट के आधार पे शब्द के कितने भेद है? यहाँ बनावट आया, बनावट या फिर रचना या व्युत्पत्ति। यहाँ उत्पत्ति है और अब की बार क्या है? व्युत्पत्ति। व्युत्पत्ति, रचना, बनावट, व्युत्पत्ति। रचना भी एक ही बात है, बनावट भी एक ही बात है और व्युत्पत्ति भी एक ही बात है। इसके आधार पे शब्द के 3 भेद है। कितने भेद है? 3 भेद है, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। अगला प्रश्न, अर्थ के आधार पे शब्द के भेद कितने हैं? अर्थ के आधार पे शब्द के 4 भेद हैं, एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची और विलोम शब्द या विपरीतार्थक कहते हैं, ठीक है। ये 4 भेद है अर्थ के आधार पे। अगला है, किन शब्दों के स्रोत का पता नहीं होता? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। देखिए, देशज शब्दों के स्रोत का पता नहीं होता। ये कहाँ से उत्पन्न हुए हैं हमें ये नहीं पता होता। देशज शब्द स्थानीय आवश्यकताओं और परिस्थितियों के अनुसार उत्पन्न होते हैं। इनके स्रोत का हमें कहीं कोई पता नहीं होता। ये प्रश्न परीक्षा में आया हुआ है और आगे भी आने वाला है। आगे बढ़ते हैं। वार्ता का तद्भव रूप है। वार्ता ये तत्सम है और इसका तद्भव बताना है। 4 विकल्प है, उनमें से कौन सा सही होगा बताएं। वार्ता हो गया, वार्तालाप होगा, या बात होगा, या फिर आलाप होगा। बात क्या है? वार्ता का तद्भव रूप है बात। देखिए, मैं तत्सम तद्भव में थोड़ा सा क्लियर कर दूं। तत्सम शब्द वो होते हैं जो संस्कृत से हिंदी में ज्यों के त्यों आए हैं, और तद्भव वो होते हैं जो परिवर्तित होके, बिगड़ के, विकार होके संस्कृत में, हिंदी में आए संस्कृत से, तो वो होते तद्भव। यहाँ वार्ता तत्सम है और बात तद्भव है। मातुल शब्द का तत्सम तद्भव रूप क्या है? मातुल तत्सम शब्द है और इसका तद्भव बताना है। क्या होगा? मामा होगा, ममेरा होगा, मातुल होगा, या फिर मात होगा? क्या होगा? मामा। मातुल का तद्भव है मामा। मामा को संस्कृत में मातुल कहते हैं। मोती का तत्सम रूप है। यहाँ मोती तद्भव है और इसका तत्सम बताना है। कौन सा होगा? मौक्तिक। क्या विकल्प सही है? मौक्तिक। मौक्तिक तत्सम रूप है मोती का। राजकुमार शब्द है, रूढ़ है, यौगिक है, योग रूढ़ है, या संकर है? देखिए, रूढ़, यौगिक
योग रूढ़ ये रचना के आधार पे शब्द के भेद है, बनावट के आधार पे शब्द के भेद है, व्युत्पत्ति के आधार पे शब्द के भेद है। राजकुमार, राज और कुमार दो शब्दों से मिलके बना है। दो शब्दों से मिलके बनने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? यौगिक कहलाते हैं। क्या होते हैं? यौगिक। निम्न में से शुभ शब्द है, जो शुभ शब्द है ये क्या है? रूढ़ शब्द है, यौगिक शब्द है, या योग रूढ़ है, या फिर संकर है? देखिए, रूढ़ शब्द वो होता है जो किसी एक विशेष अर्थ के लिए रूढ़ हो, प्रसिद्ध हो और उसके टुकड़े करे तो कोई अर्थ ना निकले और अधिक टुकड़े ना हो सके, वो होता है रूढ़। तो यहाँ जो शुभ शब्द क्या है? रूढ़ है। और यौगिक वो होता है जो दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बना हो और प्रत्येक शब्द का क्या हो? अर्थ हो, अलग अलग अर्थ देते हो। योग रूढ़ किसी दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बना हो लेकिन किसी विशेष अर्थ के लिए हो, वो होते हैं योग रूढ़। ठीक है, तो यहाँ पे जो शुभ शब्द है वो है रूढ़ शब्द। आगे बढ़ते हैं। यदि आपने अभी तक लाइक नहीं किया है, वीडियो को शेयर नहीं किया है, तो कृपया करके लाइक भी करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। अगला, विकारी शब्द कितने होते हैं? विकारी शब्द कितने होते हैं? दो होते हैं। कितने होते हैं? नहीं, चार होते हैं। कितने होते हैं? चार। कौन कौन से? संज्ञा, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये चार शब्द विकारी हैं। अब विकारी होता क्या है? विकारी वो होता है बेटा कि जहाँ जिन शब्दों में लिंग, वचन, काल, कारक के कारण परिवर्तन आ जाता है वो होते हैं विकारी, और जिनमें परिवर्तन नहीं आता वो होते हैं अविकारी। विकारी शब्द चार होते हैं। कौन कौन से? सुन लीजिए फिर से। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये चार विकारी हैं। ठीक है, निम्न में से क्रिया विशेषण क्या है? विकारी शब्द है या अविकारी है या फिर यौगिक है या इनमें से कोई नहीं? जो क्रिया विशेषण होता है ना वो क्या होता है? अविकारी होता है। अविकारी भी चार होते हैं। अविकारी भी कितने होते हैं? चार। कौन कौन से? सुनिए। क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विषम्यादि बोधक, ये अविकारी है। इनमें किसी प्रकार का कोई विकार नहीं आता, ना लिंग के कारण, ना वचन के कारण, ना काल के कारण, ना कारक के कारण। जैसे हैं वाक्य में वैसे ही ये रहते हैं। ठीक है, जैसे और, किंतु, परंतु, यथा, यथाशक्ति, जो ये इस तरह के शब्द हैं वो क्या होंगे? अविकारी होंगे। अगला है, निम्न में से डिबिया शब्द है। जो डिबिया शब्द है वो क्या है? तत्सम है, तद्भव है, देशज है, विदेशज है, क्या है ये डिबिया? मैंने आपको बताया था देशज शब्द वो होते हैं जो स्थानीय आवश्यकताओं, परिस्थितियों के अनुसार उत्पन्न होते हैं। जो डिबिया शब्द है ये देशज शब्द है। क्या है? देशज शब्द है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कर के अनेकार्थी शब्द हैं। कर के अनेकार्थी बताना है। सूंड, टैक्स, हाथ, ये सब। देखिए, कर, हाथ को भी कर कहते हैं, टैक्स को भी कर कहते हैं और सूंड को भी कहते हैं। तो इसका सही क्या होगा? ये सभी सभी कर के पर्यायवाची है, अनेकार्थी। माफी चाहूँ, क्या है? अनेकार्थी। अगला है, शब्दों का सार्थक व्यवस्थित समूह क्या कहलाता है? ये परिभाषा किसकी है? शब्द की है, पद की है, या फिर वाक्य की या पदबंध की? शब्दों का सार्थक व्यवस्थित समूह वाक्य कहलाता है। क्या कहलाता है? वाक्य कहलाता है। सार्थक भी शब्द होने चाहिए, व्यवस्थित भी होने चाहिए। ठीक है, वो क्या होंगे? वाक्य। वाक्य में होती है, वाक्य की परिभाषा ये। आगे है शब्दों का, ये फिर से आगे, शब्दों का सार्थक व्यवस्थित समूह क्या कहलाता है? वाक्य कहलाता है। वाक्य के अंग कितने होते हैं? अब की बार बात कहाँ पे आई है? अंग। वाक्य के अंग कितने हैं? कितने अंग हैं वाक्य के? दो अंग है। कितने हैं? दो अंग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य ध्यान रखिएगा, उद्देश्य और विधेय ये वाक्य के दो अंग है। जिसके विषय में कुछ कहा जाए वो उद्देश्य होता है, और उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाए वो क्या होगा? विधेय होता है। ठीक है, मैंने दोनों की परिभाषा बता दी है। अगला प्रश्न आता है, रचना के आधार पे वाक्य के कितने भेद हैं? रचना के आधार पे, ध्यान रखिएगा, रचना के आधार पे वाक्य के भेद कितने हैं? कितने हैं? 3 भेद हैं। रचना के आधार पे 3 भेद हैं। कौन कौन से हैं? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। ये 3 जो भेद हैं वो रचना के आधार पे हैं।
अगला प्रश्न वाक्य से संबंधित ही आ रहा है। इन दोनों प्रश्नों में आपको ध्यान देना है। अर्थ के आधार पे वाक्य के भेद कितने हैं? यहाँ क्या है? अर्थ के आधार पे। यहाँ रचना था और यहाँ अर्थ है। अर्थ के आधार पे वाक्य के भेद है 8। रचना के आधार पे कितने थे? 3। कौन कौन से? सरल, संयुक्त और मिश्र। अर्थ के आधार पे कितने हैं? 8 भेद हैं। ठीक है, कौन कौन से 8? जैसे कि विधानवाचक यानी कि सरल वाक्य, साधारण वाक्य की बात है, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, संकेतवाचक, इच्छावाचक, विस्मयादिबोधक, आज्ञावाचक। इस तरह से क्या है? ये 8 भेद है किसके? अर्थ के आधार पे। अगला है वाक्य के तत्व कितने हैं? तत्व, यहाँ भेद नहीं है, यहाँ तत्व है। कितने तत्व हैं? 6 तत्व हैं। कितने हैं? 6 तत्व है। योग्यता, आसक्ति, अन्वय। तो इस तरह क्या है? 6 तत्व है। ठीक है, वाक्य के कितने तत्व हैं? 6। याद रखिएगा, इसी तरह का प्रश्न आएगा। अगला है अर्थ के आधार पे वाक्य के भेद, वाक्य का भेद नहीं है। अर्थ के आधार पे वाक्य के कितने भेद थे? 8 भेद थे। कितने भेद थे? 8 भेद थे। और कौन सा नहीं है ये बताना है। संदेहवाचक है अर्थ के आधार पे, संकेतवाचक भी है, विधानवाचक भी है, इच्छावाचक भी है, और कौन सा संबंधवाचक भी है, विस्मयादिबोधक भी है, आज्ञावाचक भी है। मतलब कि इस तरह ये 8 होते हैं। लेकिन संयुक्त वाक्य नहीं होता। संयुक्त वाक्य कौन से में होता है? रचना के आधार पे होता है। संयुक्त, सरल और मिश्री किसके आधार पे? रचना के आधार पे। अगला प्रश्न है सूरज चमकता है, ये कैसा वाक्य है? विधानवाचक है, इच्छावाचक है, आज्ञावाचक है, विस्मयादिबोधक है। ठीक है, कौन सा है? विधानवाचक है। सूरज चमकता है विधानवाचक है, यानी कि साधारण वाक्य है जिसमें एक क्रिया हो, एक कर्ता हो। सिंपल जो वाक्य होता है, सरल वाक्य होता है, वो होता है विधानवाचक। यहाँ सूरज चमकता है साधारण वाक्य है, विधानवाचक है। कोई इच्छा नहीं है, कोई आज्ञा नहीं है, कोई विस्मयादिबोधक नहीं है इस वाक्य में। अब मुझे चलना चाहिए, ये कैसा वाक्य है? विधानवाचक, इच्छावाचक, आज्ञावाचक, विस्मयादिबोधक। अब मुझे चलना चाहिए, ये भी क्या है? विधानवाचक है, साधारण वाक्य है। इसमें किसी प्रकार की कोई इच्छा व्यक्त नहीं है, कोई आज्ञा नहीं है, कोई विस्मय नहीं है। तो क्या है? साधारण वाक्य है, जिसे हम विधानवाचक कहते हैं। जब जागोगे तब सवेरा होगा, ये कैसा वाक्य है? कैसा है ये मिश्र वाक्य है। कैसा है? मिश्र वाक्य है। मिश्र वाक्य में एक वाक्य आश्रित होता है दूसरे वाक्य पे। तो यहाँ जागेंगे तभी सवेरा होगा, एक दूसरे पे निर्भर है, डिपेंड है ये दोनों। तब क्या है? यहाँ मिश्र वाक्य है। विजयी भव, ये कैसा वाक्य? देखिए बेटा, इसी तरह के प्रश्न आएंगे कि ये कौन सा वाक्य है। ठीक है, कैसे भी आ सकते हैं। मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल आपको यहाँ अच्छे से समझाने के लिए दिए हैं। विजयी भव, हम किसी को कहते हैं तो विजयी भव, हम इच्छा व्यक्त करते हैं कि तुम्हारी विजय हो। तो यह क्या हो जाएगा? इच्छावाचक हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? इच्छावाचक। आज्ञावाचक, किसी को आज्ञा नहीं दे सकते, विस्मय भी नहीं हो सकता, विधान भी नहीं हो सकता। हम किसी की इच्छा करते हैं, कामना करते हैं कि तुम्हें विजय मिले। हमारे हाथ में तो नहीं है ना कि विजय तुम्हें ही मिलेगी, हम कामना ही कर सकते हैं। तो यहाँ क्या होगा? इच्छावाचक है, विजयी भव। अगला प्रश्न आता है ये पुस्तक मेरी है, मैं इसे पढ़ सकता हूँ। वाक्य में रेखांकित पद का व्याकरणिक परिचय देना। यहाँ पद परिचय से संबंधित प्रश्न आ गए हैं। पद परिचय। पद परिचय क्या होता है? पद का यानी शब्द का पूर्ण व्याकरणिक परिचय देना पद परिचय कहलाता है। ठीक है, और हमें यहाँ इस वाक्य में किसका देना है? मैं पढ़ सकता हूँ। यहाँ इनवर्टेड कॉमास में अंडरलाइन नहीं लगी, मैं पढ़ सकता हूँ, इसका हमें परिचय देना है। ठीक है, इस पद का। तो ये क्या है? संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया है, विशेषण है, कौन सा वाच्य है, कौन सा काल है, ये सारी बातें बताना है। क्या होगा? पद परिचय। यानी कि पद का, पद यानी कि शब्द का पूर्ण व्याकरणिक परिचय देना क्या होगा? पद परिचय। तो मैं पढ़ सकता हूँ, ठीक है, मैं इसे पढ़ सकता हूँ। पढ़ सकता शब्द का देना है। क्या है ये? 4 विकल्प है।
देखिए विकल्प मैं पढ़ूंगी, ज़्यादा लंबा हो जाएगा, काफ़ी प्रश्न है हमारे पास, तो मैं आपको इसी का बता दूं तो क्या विकल्प सही है। सकर्मक क्रिया है, मैं इसे पढ़ सकता हूँ। सकना क्या है, क्रिया है, और पढ़ना भी क्या है, क्रिया है। ठीक है, क्या कर सकता हूँ, पढ़ सकता हूँ। देखिए मैं इसे पढ़ सकता हूँ, ये बोला, जोर दिया, मैं इसे पढ़ सकता हूँ। तो क्या कर सकता हूँ, पढ़ सकता हूँ। क्या पढ़ सकता हूँ, इसे पढ़ सकता हूँ। पढ़ना क्या है, क्रिया है, और सकना भी क्रिया है। तो हम क्या का प्रश्न किससे लगाएंगे, पढ़ से पहले लगाएंगे। देखो सकर्मक क्रिया वहां होती है जहां क्रिया से पहले हम क्या क्या का प्रश्न लगाते हैं, और यदि हमें उत्तर मिल जाता है तो सकर्मक है, उत्तर ना मिले तो अकर्मक है। ये इसकी पहचान है सकर्मक और अकर्मक क्रिया की। ठीक है, यानी कि जिस क्रिया में, जिस वाक्य में क्रिया के व्यापार का फल कर्ता पे पड़ता है तो क्या है, अकर्मक क्रिया, और यदि कर्म पे पड़े तो सकर्मक क्रिया। अब हमें यह क्या लगाना, क्या पढ़ सकता हूँ, इसे पढ़ सकता हूँ। उत्तर मिला है किसे, इसे, जो भी चीज है उसको पढ़ सकता हूँ, तो यहाँ क्या होगी, सकर्मक क्रिया। तो सकर्मक क्रिया है। ठीक है, और पढ़ सकता हूं तो क्या हो गया, पुल्लिंग हो गया, एक वचन है, कृतवाच्य है, काल कौन सा, वर्तमान काल है, और इसका कर्ता कौन है, मैं इसका कर्ता है। तो ये इसका पूर्ण परिचय हो गया, पद परिचय। ठीक है, आया समझ में। और यदि आपको फिर भी समझ में नहीं आ रहा पद परिचय, तो पद परिचय की मैंने आपको अच्छे से वीडियो बना के समझाया हुआ है कि पद परिचय क्या होता है, कैसे होता है, उदाहरण क्या क्या होते हैं, किस तरह होते हैं। तो उस पद परिचय की वीडियो को आप देख सकते हैं। ठीक है बेटा, चलिए अगला देखते हैं। ये गाड़ी मेरे छोटे भाई की है। यहाँ छोटे शब्द का परिचय देना है हमें, केवल छोटे का। ठीक है, अब छोटे क्या है, ये घड़ी मेरे छोटे भाई की है। भाई शब्द क्या है, यहाँ पे संज्ञा है, और संज्ञा से पहले क्या है, छोटे। तो भाई की विशेषता क्या है, छोटा। तो जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताए वो क्या कहलाते हैं, विशेषण कहलाते हैं ना। हाँ, विशेषण कहलाते हैं। और विशेषण के भी चार भेद है, यहाँ विशेषण तो दिया हुआ नहीं है, उसके भेद दिवाए गुणवाचक विशेषण। तो चार भेद होते हैं विशेषण के। कितने भेद होते हैं, चार, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक विशेषण। तो यहाँ गुणवाचक है, कैसा, कौन सा भाई है, कैसा भाई है, छोटा भाई है, विशेषता क्या है, छोटा भाई। तो यह गुणवाचक विशेषण है। ठीक है, घ विकल्प इसका सही है, गुणवाचक विशेषण। अगला देखते हैं। आज हम आज भी देश पर मर मिटने के लिए तैयार हैं। यहाँ देश पर, इस शब्द का देश पर शब्द का व्याकरणिक परिचय देना है, पद परिचय देना है। तो क्या है, देश शब्द क्या है, संज्ञा है। ठीक है, पता है, लेकिन कौन सी संज्ञा है, जातिवाचक है। हमें देश का नाम नहीं दे रखा, कोई भी हो सकता है, अमेरिका भी हो सकता है, इंडिया भी हो सकता है, रूस भी हो सकता है, जर्मनी भी हो सकता है, कोई भी देश हो सकता है। तो कैसी है, जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, यहाँ पे जातिवाचक संज्ञा दिया हुआ है, और साथ भी पुल्लिंग, एक वचन, अधिकरण कारक। अब देखिए जातिवाचक संज्ञा स्त्रीलिंग, एक वचन, कर्ता कारक, या जो घ विकल्प यहाँ पे देखिए, ये पुल्लिंग भी हो सकता है। हम देश पर, आज भी देश पर मर मिटने के तैयार है। मर मिटने वाले कौन, पुरुष भी हो सकते हैं, औरत भी हो सकते हैं। तो यहाँ पुल्लिंग भी स्त्रीलिंग दोनों में सही है, कोई भी हो सकता है, लेकिन एक वचन ये भी ठीक है। लेकिन कारक देश पर आया है तो अधिकरण कारक, ये कर्ता कारक नहीं। यहाँ पे इस कर्ता कारक की वजह से घ विकल्प गलत है। कौन सा सही है, क विकल्प सही है। पुल्लिंग तो स्त्रीलिंग भी हो सकता है, ये पुल्लिंग भी हो सकता है, क्योंकि महिलाएं भी देश पे मर मिटने के लिए तैयार होती हैं। तो ये नहीं दे रखा इसमें कि ये पुरुष के लिए आया है। तो यह स्त्रीलिंग भी हो सकता है, पुल्लिंग भी हो सकता है, एक वचन है, और अधिकरण कारक है। में और पर विभक्ति किस में आती है, अधिकरण कारक में आती है। तत्पुरुष समास का जो भेद, अधिकरण कारक, ये तत्पुरुष समास में थोड़ा गलत बोल गई है, अधिकरण कारक है ये। ठीक है, आगे है, अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्र थे। यहां हमें किसका बताना है, अयोध्या के राजा दशरथ। यहाँ पदबंध से संबंधित प्रश्न आ गए हैं, पदबंध। अयोध्या के राजा दशरथ, यहां तक। ठीक है,
पदबंध क्या होता है? जो वाक्य में सभी पद एक बंधी हुई व्याकरणिक इकाई में काम करें तो उस बंधी हुई इकाई को क्या कहेंगे? पदबंध कहेंगे। ठीक है, तो वो क्या होता है? पदबंध। तो यहाँ पे हमें देना है अयोध्या के राजा दशरथ। ये जो शब्द है अयोध्या के राजा दशरथ, ये जो शब्द है आपस में बंधे हुए हैं और इस बंधी हुई इकाई को ये क्या कहते हैं? पदबंध। अब हमें देखना है कि कौन सा पदबंध है। देखिए बेटा, जब हम पदबंध करते हैं तो रेखांक जो रेखा है, अंडरलाइन है, वो कहाँ तक आ रही, किस शब्द तक आ रही है? अंतिम शब्द देखना है, वो संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया है, विशेषण है, क्या है वो। ठीक है, तो यहाँ पे जो दशरथ है कहाँ तक आई है? जो हमारी अंडरलाइन है वो दशरथ तक आई है और दशरथ जो शब्द है वो क्या है? संज्ञा है। क्या है? संज्ञा है। तो यहाँ कौन सा पदबंध हो गया? संज्ञा पदबंध। कौन सा हुआ? संज्ञा पदबंध। अगला देखते हैं, ये भी पदबंध से संबंधित है, ध्यान से देखिएगा। धीरे चलने वाली गाड़ियां पराये देर से पहुंचती हैं। यहाँ पे वाली, अंतिम शब्द क्या है? वाली है। धीरे चलने वाली, ये अंडरलाइन है। इस रेखांकित पद में कौन सा पदबंध है ये बताना है। अब देखो आप, गाड़ियां शब्द क्या है? संज्ञा है और संज्ञा से पहले क्या आया? वाली। वाली तक हमारी अंडरलाइन है। तो वाली किसकी विशेषता बताने वाला है? धीरे चलने वाली। किसकी? गाड़ियां। गाड़ियां की विशेषता बता रहा है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? विशेषण पदबंध। ठीक है, गाड़ियां कैसे चलती है? धीरे चलती है, विशेषता बता रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा? विशेषण पदबंध। आया समझ में? उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया। समझ में आया है तो कमेंट अवश्य करिएगा। एक बार फिर से कह रही हूँ, लाइक भी करिए। यदि अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो एक लाइक तो बनता है। आगे देखते हैं। बिजली सी फुर्ती दिखाकर आपने बालक को गिरने से बचा लिया। बिजली सी फुर्ती दिखाकर आपने, ठीक है, आपने तक अंडरलाइन है और आगे क्या है? बालक। बिजली सी फुर्ती दिखाकर आपने, आपने शब्द क्या है? अंतिम शब्द हमें देखना है। अंतिम शब्द क्या है? आपने। और आपने शब्द क्या होता है? सर्वनाम होता है। क्या होता है? सर्वनाम। तो क्या हो जाएगा? ये सर्वनाम पदबंध। ठीक है, बरगद और पीपल की घनी छाव में हमें बहुत सुख मिला। बरगद और पीपल की छांव, अंतिम शब्द क्या है? छांव। और छांव किसकी है? बरगद और पीपल की है। तो क्या है ये? बरगद और पीपल क्या है? विशेषण, ये संज्ञा है और इनकी क्या है? छांव। इनकी विशेषता, छाया देना इनकी विशेषता है। तो कौन सा पदबंध हुआ? कौन सा हुआ? विशेषता बता रहा है ना। जो छांव शब्द है वो विशेषण का कार्य कर रहा है यहाँ पे, तो कौन सा हो जाएगा? विशेषण पदबंध। मैंने बताया कि जो अंडरलाइन कर रखी है उसका अंतिम शब्द देखना है हमें। ठीक है, और शुरुआत का शब्द भी देखते हैं, वो कहाँ देखते हैं थोड़ा आगे बताऊंगी आपको। तो ये क्या होगा? विशेषण पदबंध। दो ताकतवर लोग इस चीज को गिरा गए। अब देखिए, दो ताकतवर लोग, लोग तक अंडरलाइन है और लोग शब्द क्या है? क्या होता है लोग शब्द? संज्ञा है। कोई भी लोग हो सकते हैं। क्या है? संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है। तो क्या हो जाएगा? संज्ञा पदबंध। ठीक है, अगला है, दीवार के पीछे पड़ा पेड़ गिर गया। दीवार के पीछे पड़ा पेड़ गिर गया, यहां तक अंडरलाइन है, पेड़ तक। ठीक है, तो पेड़ शब्द क्या है? संज्ञा है। तो क्या हुआ? संज्ञा पदबंध। अगला है, उत्तर से दक्षिण तक वर्षा हुई। उत्तर से दक्षिण तक वर्षा हुई। ठीक है, तो यहां क्या है? तक। तक शब्द है। ये जो तक है ये क्रिया विशेषण है और स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। जो तक शब्द क्या है? क्रिया विशेषण, यानी कि तक शब्द, जो तक है ये अव्यय है और अव्यय ही क्रिया विशेषण भी क्या होता है? अव्यय होता है। कौन सा अव्यय? स्थानवाचक है और क्रिया की विशेषता बता रहा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण पदबंध। ठीक है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण है ये, तो क्रिया विशेषण पदबंध हो गया। वह लिख सकता है। अब देखो, मैंने आपको अभी भी बताया था कि हम अंडरलाइन के जो आखिरी शब्द होता है उसको देखते हैं कि वो संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया है। ठीक है, लेकिन कहीं कहीं हम
प्रथम शब्द को भी देखते हैं कि वो संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्या है। प्रथम शब्द को कहाँ देखते हैं? जहां क्रिया होती है वहां पहले शब्द से देखते हैं। अब यहाँ क्या लिख सकता है, तो यहाँ हमें सकता से नहीं देखना, लिख से देखना है। ठीक है, ये प्रथम शब्द से देखना है। और लिख क्या है? क्रिया है। तो कौन सा हो गया पदबंध? ये है क्रियापद पदबंध, यानी कि क्रिया पदबंध में हमें क्रिया को देखना है। जो वाक्य जो अंडरलाइन, जिस शब्द के नीचे अंडरलाइन हो रही है, क्या वो क्रिया है? अगर क्रिया है तो प्रारंभ से अंडरलाइन होगी। ठीक है, और वो क्या होगा? क्रिया पदबंध होगा। तो यहाँ लिख क्रिया है, इसलिए कौन सा पदबंध हुआ? क्रिया विशेषण। अगला है, मीठे सपने देखने वाले लोग यथार्थ में नहीं जीते। ये पहले भी आया था। लोग तो क्या है? संज्ञा है। और कैसे लोग? मीठे सपने देखने वाले, ये क्या है? लोगों की विशेषता है। तो कौन सा पदबंध हुआ बेटा? ये आप बताएंगे, जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं उसका आंसर ये आप दोगे, जल्दी से दीजिए। मीठे सपने देखने वाले लोग, तो वाले तक अंडरलाइन है हमारी, कहाँ तक है? वाले तक है। और ये क्या हो गया? किसकी विशेषता बता रहे हैं? लोग की विशेषता बता रहे हैं। कैसे लोग? मीठे सपने देखने वाले। तो क्या हो गया? विशेषण पदबंध। आज वर्षा बहुत थोड़ी सी हुई। बहुत थोड़ी सी हुई। आज वर्षा बहुत थोड़ी सी हुई। किसकी विशेषता बताई जा रही है यहाँ पे? वर्षा की। वर्षा कितनी हुई? थोड़ी, ज्यादा, कम? यहाँ विशेषण है। विशेषण और विशेषण की भी बात करें तो क्या हो जाएगा? परिमाणवाचक विशेषण। वर्षा को हम मापते हैं। ठीक है, कि कितनी वर्षा हुई। तो मापने का जहां भी काम होता है वो परिमाणवाचक विशेषण होता है। जहां माप तोल की बात हो, परिमाणवाचक विशेषण। तो विशेषण पदबंध है, और यहाँ पे परिमाणवाचक दे नहीं रखा, तो क्या है? केवल विशेषण पदबंध। ठीक है, उसका भेद नहीं दिया हुआ, पदबंध दिया है, यानी कि क्या है? विशेषण है, तो विशेषण पदबंध हो गया। सदा मुस्कुराने वाले तुम आज उदास क्यों हो? तुम शब्द तक अंडरलाइन है। और तुम शब्द क्या है? मैं, मेरा, तू, तुम, तुम्हें, आप, आपने, आपको, इन्हें, उन्हें, उन्होंने, जिन्होंने, ये सारे शब्द क्या है? सर्वनाम है। तो क्या हो जाएगा? सर्वनाम पदबंध। छात्र पढ़ते पढ़ते सो गया। कौन सा पदबंध है? पढ़ना क्या है? क्रिया है, क्रिया से शुरू हो रहा है, तो क्या हो जाएगा? क्रिया पदबंध। ठीक है। वह सीढ़ियों से लुढ़क कर गिर गई। ये सीढ़ियों से लुढ़क कर, यहां तक अंडरलाइन है, गिर नहीं, ये नहीं है। कहां तक है? सीढ़ियों से लुढ़क कर और गिर गई। अब देखो, गिरना क्या है? क्रिया है। गिरना क्या है? अंडरलाइन हमारी कहां तक है? सीढ़ियों से लुढ़क कर। ठीक है, और ये किसकी विशेषता बता रहे? गिरना की। और गिरना शब्द क्या है? क्रिया है। ठीक है, और क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? क्रिया विशेषण। कैसे गिरी? सीढ़ियों से लुढ़क कर गिरी। तो क्या हो जाएगा? ये क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण पदबंध का विकल्प सही है। ठीक है, यहाँ संज्ञा की विशेषता नहीं बताई जा रही, यहाँ गिरना की विशेषता बताई जा रही है। और गिरना क्या है? क्रिया है। तो क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण। पानी से भरा गिलास लाओ। पानी से भरा गिलास लाओ, ये क्या है? आप बताएंगे, इसको सोचे। पानी से भरा गिलास लाओ, गिलास शब्द क्या है? संज्ञा है। क्या है? संज्ञा है। और कैसा गिलास? पानी से भरा। तो ये क्या बता रहा है? विशेषता बता रहा है। तो क्या हो जाएगा? विशेषण पदबंध। क्या हो जाएगा? विशेषण पदबंध। है ना पदबंध से बहुत सारे क्वेश्चन। अगला देखो, बिना सोचे समझे तुम क्या कर रहे हो? बिना सोचे समझे तुम क्या कर रहे हो? अब देखिए, बिना सोचे समझे, यहां तक अंडरलाइन है। तुम क्या कर रहे हो? अब यहां किसकी विशेषता बताई जा रही है? तुम की विशेषता नहीं। तुम शब्द सर्वनाम है। यहाँ तुम और संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले सब विशेषण कहलाते हैं। लेकिन यहाँ करना की विशेषता बताई जा रही है। करना। ठीक है, करना। और करना क्या है? क्रिया है।
अब क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाएंगे? क्रिया विशेषण। करना की विशेषता है बिना सोचे समझे। बिना सोचे समझे क्या कर रहे हो तुम, तो यहाँ किसकी विशेषता है? क्रिया की। क्रिया कर है, करना यानी कि करना क्रिया है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण पदबंध। क्या आज स्कूल में छुट्टी है? ये कैसा वाक्य है? अब ये वाक्य का आ गया है प्रश्न। कैसा वाक्य? क्या आज स्कूल में छुट्टी है? देखो चमचा लगा हुआ है, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, जिसको हम चमचा भी बोलते हैं ना, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, कैसा हो गया? प्रश्नवाचक हो गया। कैसा हो गया? प्रश्नवाचक। अगला देखते हैं। मोहन ने कहा कि मैं जिस सिनेमा घर में गया उसमें टिकट नहीं मिला। ये कैसा वाक्य है? मोहन ने कहा कि मैं जिस सिनेमा घर में गया उसमें टिकट नहीं मिला। कैसा वाक्य है? दोनों वाक्य, एक मोहन ने कहा, क्या कहा? कि मैं जिस सिनेमा घर में गया वहां टिकट नहीं मिला। एक वाक्य दूसरे वाक्य पे निर्भर है, एक के बगैर दूसरा अधूरा है, पूर्ण नहीं है। तो कौन सा वाक्य हुआ? मिश्र वाक्य। और मिश्र वाक्य, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, ये तीनों ही किसके आधार पे हैं? साधारण नहीं, मिश्र, सरल, संयुक्त, ये तीनों वाक्य किसके आधार पे हैं? रचना के आधार पे। रचना के आधार पे वाक्य के 3 भेद हैं। ठीक है, अच्छा अगला है पद के कितने भेद हैं। हम पद परिचय करते हैं ना, तो वहां वही है, पद के कितने भेद हैं? 5 भेद हैं। कितने हैं? 5। कौन कौन से? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण यानी कि अविकारी शब्द। ठीक है, अव्यय। अव्यय में क्या हो जाएंगे? क्रिया विशेषण नहीं, अव्यय क्या हो जाएंगे? देखिए, संज्ञा, पहला संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय। अव्यय में क्रिया विशेषण भी आ सकता है, समुच्चय बोधक भी, संबंध बोधक भी, विस्मयादि बोधक भी। ठीक है, ये चारों होते हैं। अव्यय को ही अविकारी शब्द कहते हैं, अविकारी। तो ये पद के 5 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 5 भेद। और इन 5 का ही हमें परिचय देना होता है कि पद में संज्ञा कौन सी है, सर्वनाम कौन सा है, विशेषण है, क्रिया है या फिर अव्यय है। अव्यय में वो अव्यय अविकारी शब्द चारों आ जाएंगे। ठीक है, तो कितने होते हैं? 5 भेद होते हैं पद के। अगला है, कृपया खाना खा लो, शुद्ध वाक्य बनाइए। खाना खा लो, खाना खा लो शुद्ध नहीं है। कृपया खाना खाइएगा, ये भी शुद्ध नहीं है। कृपया खाना खा लीजिए, ये वाक्य शुद्ध है। कृपया खाना खा लीजिए। ठीक है, अगला है, परंतु फिर भी मैं आपकी बात मान लेता हूं। वाक्य का चयन कीजिए, शुद्ध वाक्य बताना है। क्या आप देखते हैं इसमें कौन कौन से विकल्प दे रखे हैं? परंतु फिर भी मैं आपकी बात मान लेता हूं। फिर भी मैं आपकी बात मान लेती हूं, गलत हो गया। यहां लेता हूं तो लेती हूं तो आ ही नहीं सकता। ठीक है, किंतु मैं आपकी बात मान लेती हूं, यहां भी नहीं आएगा, तीसरा भी नहीं आएगा। मुझे आपकी बात मान लूंगी, ये भी नहीं आएगा। फिर भी मैं आपकी बात मान लेता हूं, घ विकल्प सही आएगा। ठीक है, परंतु और फिर भी दोनों एक साथ नहीं हो सकते। फिर भी मैं आपकी बात मान लेता हूं, ये एक। अगला है, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। राम लक्ष्मण भाई हैं। देखो, राम और लक्ष्मण द्वंद्व समास है, यहाँ योजक चिन्ह नहीं लगा हुआ, ये पहला गलत है। राम लक्ष्मण भाई थे, यहाँ योजक चिन्ह लगा हुआ है, ये बिल्कुल सही है, ख विकल्प सही है। मैंने उनको धन्यवाद किया, ये आपको लग रहा है सही है, लेकिन गलत है। धन्यवाद किया नहीं जाता, धन्यवाद दिया जाता है। तो मैंने उनको धन्यवाद दिया, उनको धन्यवाद दिया, ऐसे होगा। मैं गाय का गर्म दूध पीना चाहता हूँ, ये वाक्य भी बिल्कुल सही है। दोनों ही सही है, इसमें राम लक्ष्मण भाई थे और मैं गाय का गर्म दूध पीना चाहता हूँ, ये भी सही है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। इसे का पद परिचय, केवल इसे, इसे शब्द है, इसे, इसका पद परिचय देना है। क्या है ये? इसे शब्द क्या है? सर्वनाम है, हमें पता है, लेकिन कैसा है ये? उसके भेद दे रखे हैं। संख्यावाचक है या निश्चयवाचक है या फिर अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। इसे, केवल इसे ही
ठीक है, तो ये क्या निश्चित निश्चयवाचक सर्वनाम है। क्या है? निश्चयवाचक। निश्चित है, इसे ही किसी और को नहीं, ये निश्चयवाचक सर्वनाम है। इसे शब्द क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम। तो इसे का परिचय क्या हुआ? निश्चयवाचक सर्वनाम। इस संसार में ईमानदारी बहुत कम है। पद परिचय दिए इसका। इस संसार में ईमानदारी बहुत कम है। अब देखो यहाँ पे इस शब्द किसका काम कर रहा है? गुणवाचक विशेषण है, संख्यावाचक है, परिमाणवाचक विशेषण है, सार्वनामिक है। तो विशेषण का भेद, 4 भेद होते हैं ना, ये चारों भेद है विशेषण के। लेकिन इस शब्द यहाँ क्या है? सर्वनाम है, हमें पता है। लेकिन जो संसार शब्द, देखो संसार शब्द क्या है? इसमें संज्ञा है बेटा। ठीक है, संसार शब्द क्या है? संज्ञा है। और संज्ञा से तुरंत पहले जो सर्वनाम शब्द आए और विशेषता का काम करे, विशेषण का कार्य करे, वो क्या होते? सार्वनामिक विशेषण। संज्ञा से तुरंत पहले आए और विशेषण का कार्य करें, वो होते सार्वनामिक विशेषण। तो संसार संज्ञा शब्द है, संज्ञा से पहले सर्वनाम आया, इसने किसका काम किया? विशेषण का। कि इस संसार में ईमानदारी बहुत कम है। विशेषता बताइए संसार की, इस संसार में। तो यहाँ क्या हो जाएगा? सार्वनामिक विशेषण। ये आज के 50 प्रश्न थे। उम्मीद करती हूँ सभी प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आए होंगे और अच्छे भी लगे होंगे। अच्छे लगे हैं, समझ में आए हैं तो बताइएगा अवश्य। अगली क्लास में व्याकरण के और प्रश्न लेके आपके पास सामने उपस्थित होंगी। तब तक आप इस वीडियो को देखिए, सभी प्रश्नों को अच्छे से याद करिए। आपकी परीक्षा में इसी तरह के प्रश्न आएंगे। फिर मिलेंगे, तब तक आप बने रहिए। आपका दिन शुभ हो, आप अपनी परीक्षा में सफल हों, अच्छे मार्क्स आपके आए, यही मेरी कामना है। हैव ए नाइस डे।